हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। टेट के ग्रामर के लास्ट 10 ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्या, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास एक 2 घंटे क्लास थी, तीसरी एक घंटे की क्लास थी। टोटल 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। बहुत अच्छे, हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने लिए और हमने इन चीज़ों को सॉल्व करा है। 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के मैंने उठाए हैं ऑलमोस्ट। और 50 के आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है 2 वीडियोस आपने शुरू में ज़रूर देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो वो मस्ट वॉच हैं, आपको देखनी ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से जब मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा तो काफ़ी चीज़ें पुरानी वीडियो से रिलेट करेंगी। मुझे लगता है आपको दोनों वीडियोस देखनी चाहिए, स्टार्टिंग वाली। ठीक है, चलो गाइस, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिन्होंने देखी हैं उनके लिए तो स्वागत है आपका तीसरी क्लास में आपकी। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा मैं आज 50 के 50 क्वेश्चन निपटा दूँ इसी क्लास में। ठीक है, और 100 आपके हो जाएंगे। ग्रामर का आपका मोस्टली पोर्शन आपका कवर हो जाएगा with this last video of we can say कि टॉप 100 क्वेश्चंस आप कह लो, या फिर लास्ट 10 ईयर्स ग्रामर क्वेश्चंस कह लो, ऐसे कह लो। ठीक है, चलो खैर, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस कौन सा है? ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि ठीक कौन सा है, ग्रामर के हिसाब से कौन सा ठीक है साहब। मैंने कहा गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स। देखो, चलो इस बात को समझने से पहले ना, ये जो बात है कि 4-5 के नोट हैं, 5-4 के नोट हैं, तुम्हें एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपके पास जो नाउन और प्रोनाउन होता है, आपके पास क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ये 3 लोग हैं जिनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल बनने का गुण पाया जाता है। मैं तुमसे पूछूं इस धरती पे कौन कौन सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती है। मतलब इनका सिंगुलर भी बनता है कुछ शब्दों का, कुछ शब्दों का प्लूरल भी बनता है। सिंगुलर प्लूरल होने की जो क्वालिटी है वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब में ही पाई जाती है। बोले भैया अच्छा, मैंने कहा फिर एक एक चीज़ और तुम्हें पता हो कि जो एडजेक्टिव हैं और जो एडवर्ब्स हैं, ये क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं। क्या बोलेंगे इनको? क्वालिफाइंग वर्ड्स। या मैं कह दूं एडजेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? क्वालिटी बताना। मैं तुमसे पूछूं एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम क्या है? क्वालिटी बताना। बोले भैया ठीक है, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है? अपने से अलावा किसी एडवर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब की, ये भी तुम्हें पता हो। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। लेकिन एक बात तुम्हें जो सबसे जरूरी पता हो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों के दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनमें सिंगुलर प्लूरल बनने का गुण नहीं पाया जाता। एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या नहीं हो सकते हैं साहब? एडजेक्टिव एडवर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनने का गुण केवल किस में होगा? सिंगुलर प्लूरल बनने का गुण केवल नाउन, प्रोनाउन और किस में होगा? वर्ब में। ऐसे ही सेम इसका उल्टा चल सकता है कि भाई अगर मैं कहूँ क्वालिफाइंग वर्ड्स, ऐसी शब्द जो विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ये कौन से होते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। मैं पूछूं क्वालिटी बताने का काम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्वालिटी नहीं बता सकता। ठीक है, ये तीनों शब्द क्वालिटी बताने वाले शब्द नहीं है कुल मिला के। अगर बात समझ में आई हो तो वापस आता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स। मुझे जो है 4-5 रुपए के नोट दे दो। ठीक है साहब, दे देंगे, है ना। मैं कहता हूँ 1, 5 रुपी या फिर रुपीज़ नोट। यहाँ से समझने का एक है। बोले भैया क्वेश्चन में तो 5 है, लेकिन मैंने 1 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि नोट की संख्या अगर 1 है तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा। ठीक है, अगर नोट की संख्या ज़्यादा हो गई, जैसे मैं कहता हूँ कि 2, 1 से ज़्यादा हो गया, 5 रुपी या रुपीज़ तो बात की बात है, और मैं कहता हूँ नोट। नोट या नोट्स तब आएगा नोट्स। क्यों? क्योंकि नोटों की संख्या फिलहाल कितनी है? यहाँ 2 है। 2 है तो नोट का क्या कर दिया? नोट्स कर दिया। 2 है तो नोट का क्या कर दिया? नोट्स। यहाँ 1 था तो नोट था, 2 है तो क्या हो जाएगा? नोट्स हो जाएगा। अगर ये बात समझे तो तुम्हारे नोटों की संख्या है कितनी? 4, 4, 4, 4। 4 नोट्स हैं तुम्हारे पास। अगर 4 नोट्स हैं तो जरा देखना क्या 4 नोट लिखना सही होगा? पहली बात तो ये समझो, 4 नोट लिखना गलत होगा ना। 4 नोट्स, 4 नोट हैं, जो 4 प्लूरल है तो नोट या नोट्स, 4 नोट्स होगा। तो ये वाला तो गलत हो गया साहब, मैंने पहली काट दिया। बाकी 4 के साथ नोट्स है, 4 के साथ नोट्स है, 4 के साथ नोट्स है साहब, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात आती है 5 रुपी या 5 रुपीज़। 5 रुपी या 5 रुपीज़। मैं तुमसे पूछूं 5 रुपी सही है
ये 5 रुपीज़ सही है। मैं तुमसे पूछूं दोनों में से कौन सा ठीक है, तो आपको तुरंत जवाब आएगा कि भैया 5 रुपी गलत है और 5 रुपीज़ सही है। बात बिल्कुल सही है कि 5 रुपीज़ सही है। क्यों सही है 5 रुपीज़? क्योंकि साहब रुपीज़ यहाँ पे नाउन बना है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आया है 5। 5 एक से ज़्यादा को दिखाता है, इसलिए रुपी का क्या कर दिया, रुपीज़ कर दिया। ये नाउन है, ये 5 नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव है जो संख्याओं को दिखाता है। तो 5 रुपी या 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। लेकिन सेम अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, 2 5 रुपी या रुपीज नोट्स, 2 5 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट हैं, लेकिन कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। तुम ये कहना चाह रहे हो। अगर मैं इस बात को देखूं तो ध्यान से देखना साहब, यहां पर नोट्स क्या है, नाउन है। नोट्स क्या है, नाउन है। और नाउन के जस्ट पहले कुछ रखा होता है तो वो नाउन की क्वालिटी बताता है। नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ये नाउन से जस्ट पहले रखा है तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो मैं तुम्हें अभी बता के आया हूं 2 मिनट पहले, एडजेक्टिव में सिंगुलर और प्लूरल बनने का गुण नहीं होता। तुम एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने की कोशिश करो, बनेगा ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव की जो इनहेरिटेड क्वालिटीज है उसमें सिंगुलर प्लूरल बनना है ही नहीं। उसके पास सिंगुलर प्लूरल का ट्रेट ही नहीं है। अगर तुम ये बात समझे, अगर तुम ये बात समझे तो तुम्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अगर रुपीज़ यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर रुपीज़ यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं है। एडजेक्टिव का प्लूरल तो बनता नहीं। अगर एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है तो रुपीज़ गलत है, रुपीज़ गलत है। क्या गलत है, रुपीज़ गलत है। क्या सही होगा साहब, रुपी सही होगा। क्या सही होगा, रुपी। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो रुपीज़ ठीक था। यहाँ रुपीज़ इसलिए ठीक था क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं रखा था, ये अकेला रखा है। अगर ये अकेला रखा है तो रुपीज़ नाउन हो गया, और नाउन से पहले ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो गया। मैं तुमसे पूछूं, यहाँ नोट्स नाउन है और नोट्स नाउन के जस्ट पहले क्या रखा है, रुपीज़ रखा है। रुपी या रुपीज़ रखा है, नाउन से पहले रखा शब्द भले सी नाउन हो, लेकिन वो काम किसकी तरह करता है, एडजेक्टिव की तरह। नोट किसके ऊपर, रुपए के नोट हैं साहब। कितने नोट हैं, 5 नोट हैं। कितने टोटल नोट है, 2 नोट है। कितने रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है। ये नाउन के पहले रखी क्वालिटी है। नाउन के पहले रखा एडजेक्टिव, ये नाउन के पहले रखा नाउन, नाउन के जस्ट पहले रखा नाउन, नाउन की तरह काम नहीं करता। नाउन के जस्ट पहले रखा नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यहां पर रुपीज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसका क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर रुपीज को अकेला रख दूं, बेशक प्लूरल बनाओ, रुपी का रुपीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात समझ गए तो जरा देखना, गिव मी 4 5 रुपीज नोट्स। देखो पहली बात तो 5 का 5 नहीं होगा, 5 तो क्या ही होता है, ठीक है। 2 को क्या रहते, 5 रुपीज नोट्स या 5 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स, ठीक है। रुपीज गलत होगा क्योंकि एडजेक्टिव के क्या नहीं बनते, प्लूरल नहीं बनते। क्या हो गया, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं साहब। चलो, एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम। सब्जेक्ट पूछा है साहब। भाई वर्ब और उसके अगला वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, और वर्ब से पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं साहब, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स क्या हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है साहब, सब्जेक्ट है, और यही मेरा क्या है साहब, आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन, फिर से वही बात है, यूरोपियन, ये यूरोपियन से ये से स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या है साहब, व्यंजन है। और ध्यान रखना, व्यंजन के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज करते हैं, ए का, ठीक है। यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। भाई एलिफेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने ए लगा दिया शुरू में तो देखो ये ऑप्शन तो कट गया, एलिफेंट। अब बात आती है एलिफेंट की, कि एलिफेंट के साथ पहली बात तो तुम्हें पता हो, ए या एन आएगा या दा आएगा, ए या एन आएगा, दा आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मैंने 2 सिचुएशन बताई थी, या तो जनरल हो या स्पेसिफिक हो। कल की क्लास में बताई थी, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल कंडीशन का मतलब है साहब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है, और जनरल कंडीशन का मतलब यह है कि आप ये मान लो कि उसके बारे में कोई खास बात नहीं करेगी, उसका केवल जिक्र करा गया एक बार, तो उसको जनरल कंडीशन कहेंगे। और जनरल कंडीशन में ए या एन का प्रयोग करते हैं। अगर उस चीज़ के बारे में कोई बात करेगी, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में दा लगाते हैं। ये बात मैंने और डिटेल में समझाई इससे पिछली क्लास में। अगर आपको जाननी है तो मुझे लगता है आप जाके देख सकते हैं कि मैंने एक मैप बनवाया था, उसके थ्रू आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। नहीं बैठेगी तो मुझे बताना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बैठे।
कुल मिला के समझाना ही चाहता हूँ, एलिफेंट जनरल है, फिलहाल एलिफेंट कैसा है, जनरल है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कैसा हाथी था, कौन सा हाथी था, उस वाले जंगल से आया था, ये चीज़ थी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और जनरल कंडीशन है तो ए या एन आएगा, दा नहीं आएगा। अब बात बनती है एलिफेंट की, एलिफेंट को ऐसे लिखेंगे, ए मतलब क्या होगा साहब, स्वर, और हिंदी के स्वर से कोई शब्द स्टार्ट होता है तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, एन का, तो आंसर बनेगा ए और एन, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। क्या आंसर बनेगा साहब, बी फॉर बॉल आंसर बनेगा। अगर बात समझ में आई हो तो नेक्स्ट चलते हैं 54 पे। बताओ साहब 54, चूज द करेक्ट सेंटेंस। डेस्क्राइब के बारे में पूछा गया है, बहुत आसान सेंटेंस है अगर मैं बताऊं तो, इससे आसान वाक्य हो नहीं सकता 54 से। डेस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, जरा सोच के बताओ। डेस्क्राइब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि वर्ब कैसे ट्रांजिटिव होती है कैसे इंट्रांजिटिव होती है, तो तुम्हें बस इतना बात जानने की आवश्यकता है कि वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है साहब, एक बात ये। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट है तो कैसे पता चलेगा, आपकी वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई करेगी, आपकी वर्ब किसका रिप्लाई करेगी, व्हाट का या किसका, होम का। अच्छा इंट्रांजिटिव में व्हाट या होम का रिप्लाई करेगी। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ये बात पक्की है कि वो व्हाट का रिप्लाई नहीं करेगी, और वो किसका रिप्लाई नहीं करेगी, और वो होम का रिप्लाई नहीं करेगी, व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं करेगी अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है। बोले भैया ये क्या बात बता दी आपने व्हाट और होम वाली, हमारे तो समझ में आई नहीं। बताता हूँ, क्वेश्चन में देख लो, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, टू द स्टोरी। मैं तुमसे पूछूं प्लीज डिस्क्राइब, कृपया डिस्क्राइब करो, मैं पूछूं क्या डिस्क्राइब करूं, आई हैव टू डिस्क्राइब व्हाट, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो, मैं पूछूं क्या वर्णन करूं, क्या बताऊं, स्टोरी बताओ। तो डिस्क्राइब जो वर्ब है उसने किसका रिप्लाई करा, व्हाट का। अगर आपकी वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई करती है तो समझ लो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने तुरंत बाद अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब अपना क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो प्लीज डिस्क्राइब व्हाट द स्टोरी, डिस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। एक चीज और देख लो, मैं कहता हूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, और मैं कहता हूं आई नो द ट्रुथ, कि मुझे सच पता है। आई नो वॉट, मुझे क्या पता है, आई नो वॉट, वॉट का रिप्लाई कर दिया तो कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव। मैं पूछूं नो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं पूछूं आई नो, मैं जानता हूं, मैं पूछूं हुम, मैं किसे जानता हूं, तो आंसर बना मैं तुम्हें जानता हूं। तो हुम का रिप्लाई मिला, इसका मतलब फिर से वही बात, व्हाट और हुम का मतलब होता है किसको, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो मैं किसको जानता हूं, तुम्हें मैं क्या जानता हूं, सच जानता हूं। तो व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई मिले, और व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई मिले मतलब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो नो भी कैसी वर्ब हो गई साहब, नो कैसी वर्ब हो गई साहब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नो कैसी वर्ब हो गई साहब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी होम का रिप्लाई मिलेगा तो समझ लो वो चीज़ लिविंग होगी। अगर होम का रिप्लाई मिल रहा है तो वो चीज़ कैसी होगी, लिविंग होगी। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो समझ लो वो चीज़ नॉन लिविंग होगी, या व्हाट का जो रिप्लाई है वो नॉन लिविंग होता है और होम का रिप्लाई लिविंग होता है। एक बात तुम्हें ये पता हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव होती है या आपकी वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं करती है, जब आपकी वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं करती है तो आपको बीच में कोई प्रपोजिशन रखनी पड़ती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये दोनों सेंटेंस तो हो गए, मैं कहता हूँ आई गो टेम्पल डेली, माना मैंने ऐसे कहा कि मैं जो हूँ प्रतिदिन जो है मंदिर जाता हूँ, डेली हो गया इस गो वर्ब की क्वालिटी, सॉरी गो वर्ब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन। आई गो वेयर, वो तो चलो बात की बात है, आई गो डेली, मैं रोज जाता हूँ, तो इस वर्ब के बारे में बताया गया तो ये एडवर्ब हो गया, इसके बारे में चिंता नहीं करनी, सेंटेंस इतना ही ध्यान देना है बस। मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूँ, गो हो गई वर्ब, और मैंने कहा वर्ब से क्या पूछना होता है, व्हाट या फिर हुम। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, मैं टेम्पल जाता हूँ, क्या जाता हूँ मैं, क्या का रिप्लाई टेम्पल नहीं है ना। आई गो हूँ, मैं किसको जाता हूँ, मंदिर को, है कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कभी तुम सोच लो ऐसा। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, नहीं मिलेगा रिप्लाई। आई गो हूँ, मैं किसको जाता हूँ, नहीं मिलेगा रिप्लाई। लेकिन अगर मैं कहूँ आई गो वेयर, मैं कहाँ जाता हूँ, टेम्पल, देखना ये टेम्पल किसका रिप्लाई, वेयर का। आपकी वर्ब ने व्हाट और हुम दोनों को मना कर दिया कि ना तो मैं व्हाट का रिप्लाई दे पा रही हूँ ना मैं हुम का रिप्लाई दे पा रही हूँ। इसका मतलब बाद में जो टेम्पल रखा है, ये बाद में टेम्पल जो नाउन रखा है, वर्ब के बाद में रखा नाउन ऑब्जेक्ट ही होगा।
वर्ब से पहले रखा नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद रखा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद रखा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन वर्ब ने मना कर दिया कि ना तो मैं व्हाट का रिप्लाई पकड़ पा रही हूँ, ना मैं हुम का रिप्लाई पकड़ पा रही हूँ। मतलब वर्ब ने कहा कि मैं तो जी इंट्रांजिटिव वर्ब हूँ, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो फिर तुम्हें एक बात और जाननी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट इस धरती पे दो लोगों का होता है साहब। या तो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास होगा, या ऑब्जेक्ट किसके पास होगा, प्रपोजिशन के। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। जब होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, जब नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है बात। लेकिन प्रपोजिशन होगी तो उसके पास 100% उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन आएगी तो क्या ही लेके आएगी, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर वर्ब ने ऑब्जेक्ट लेने से मना कर दिया तो क्या देंगे, किसको ऑब्जेक्ट देंगे, अब हम ऑब्जेक्ट देंगे प्रपोजिशन को। इसी वजह से गो के बाद बीच में क्या रख दिया हमने, टू रख दिया। टू क्या है साहब, प्रपोजिशन है। और ये जो टेम्पल है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना बन के किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रपोजिशन का। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। फिलहाल डेस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इतना ही समझाना था, मेन बात तो यही थी। नेक्स्ट, एक्यूज्ड, अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के साथ किसका यूज करते हैं साहब, एक्यूज्ड ऑफ मतलब दोषी, दोषारोपण करना, किसी को दोषी मानना। एक्यूज किस, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना। काम की प्रपोजिशन है, इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन के लिए मैं बता चुका हूं, अगली क्लास मैं 200 क्वेश्चन की क्लास लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट सी। पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाना, बहुत जरूरी है। ठीक है, योर ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइंड। दिस ड्रेस इज, योर ड्रेस इज, दैट वन इज माइंड। वो वाली ड्रेस जो है वो मेरी है, दिस ड्रेस इज, ये ड्रेस तुम्हारी है। देखो पहली बात तो ड्रेस की बात कर रहे हो तो बुक कहाँ से आ गया, ये तो इन्होंने ऑप्शन इतने बकवास दे दिए। बुक की तो जरूरत है नहीं, दो ऑप्शन है, योर्स और योर। पता है तुम क्या कहना चाह रहे होंगे, तुम ये कहना चाह रहे होंगे दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, है कि नहीं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये वाली जो ड्रेस है वो तुम्हारी ड्रेस है, वो वाली जो ड्रेस है वो मेरी ड्रेस है ना। दिस ड्रेस इज योर ड्रेस। लेकिन समस्या ये है कि ड्रेस जो है वो नाउन है, यहां भी ड्रेस नाउन है साहब, बोले साहब यहां भी नाउन है। और नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है। नाउन का रिपीटेशन क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। नाउन को बार बार रिपीट करना गलत है। नाउन को रिपीट करने के बदले, अगर नाउन को रिपीट करना पड़ रहा है तो उसके बदले प्रोनाउन दो। ठीक है, अगर मेरी बात समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रोनाउन देने की बात कर रहा हूं, तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि योर ड्रेस को मैं ये कह सकता हूं, योर ड्रेस का मतलब है योर, लेकिन नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते, तो मैं योर प्लस नाउन लिख लूं। और हमेशा ध्यान रखना, योर प्लस नाउन, जो योर के साथ अगर नाउन जोड़ देंगे तो इसका मतलब होता है योर्स। इसका मतलब क्या होता है, योर्स। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो हम लिखेंगे दिस ड्रेस इज योर्स। योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन, और योर प्लस नाउन का मतलब है वो नाउन जो पहले रिपीट हो गया। दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, तो दिस ड्रेस इज योर ड्रेस को तुम लिख सकते हो दिस ड्रेस इज योर्स। ठीक है, बोले भैया योर क्यों नहीं लिख सकते, भाई योर तो डिटर्मिनर होता है, योर के तुरंत बाद नाउन रखना जरूरी है, मैंडेटरी है। कभी भी योर को अकेले नहीं रख सकते, इसके तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है। ठीक है, माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं या डिटर्मिनर्स होते हैं। इनके तुरंत बाद नाउन का आना मस्ट है, इनके बाद नाउन लगाना ही पड़ेगा। बाकी मैं योर्स की बात करूं तो योर्स मैंने समझा दिया, योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। माइन का मतलब क्या है, माइन का मतलब है माय प्लस नाउन, माय प्लस नाउन। योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो। करेक्ट सेंटेंस बताना है। प्लीज सी माई सर्टिफिकेट, लुक एट माई सर्टिफिकेट, लुक इनटू माई सर्टिफिकेट, सी इनटू माई सर्टिफिकेट। देखो साहब, सी इंटू तो कुछ होता नहीं है, मैं तुमसे कहूँ सी इंटू कुछ होता है, कोई उल्टा सीधा मीनिंग निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तीन शब्द हैं इसमें, एक होता है सी और एक होता है लुक एट। ध्यान रखना, सी और लुक एट, है ना। ठीक है, ये बेसिकली ध्यान से वाला है। देखो, तुम किसी चीज को देख रहे हो, तुम किसी चीज को देख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, या तुम्हारी आंखें खुली हैं तो तुम कुछ ना कुछ तो देखोगे ना, कुछ ना कुछ तो देखोगे, लेकिन तुम किसी चीज पे ध्यान नहीं लगा रहे हो। मान लेते हैं कि भाई तुम बैठे हो, लेटे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हारी नज़र ऊपर की तरफ है, तुम पंखा देख रहे हो, तो वो जो पंखे की तरफ देखना है वो कंसंट्रेशन वाला देखना नहीं है। आंखें खुली हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगी, वो वाला जो देखना है वो सी है ना, वो वाला जो देखना है वो क्या है, वो सी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरी मार्कशीट देखो, सर्टिफिकेट देखो मेरा, मुझे कितना बढ़िया सर्टिफिकेट मिला है, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, वो नॉर्मल देखना नहीं है, वो है ध्यान से देखना।
या मैं कहूँ कि उसको कहेंगे एक चीज़ होती है दिखना, मेरी आँख खुली है कुछ ना कुछ दिखेगा, वो है सी या लुक कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोई ना कोई चीज़ तुम्हें देखनी है लेकिन ध्यान से देखनी है, देखो मेरे सर्टिफिकेट को भाई, मुझे सर्टिफिकेट मिला है, मुझे तो ये हो गया, मैं तो ऐसे पता नहीं क्या तुम कुछ दिखा रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है बेसिकली ध्यान से देखना या किसी चीज़ को देखना। दिखना अलग चीज़ है, देखना अलग चीज़ है। देखना मतलब तुम इंटेंशनली देख रहे हो, वो होता है लुक एट, अगर तुम बात समझे हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ सी माई सर्टिफिकेट्स नहीं, लुक एट माई सर्टिफिकेट्स बेहतर होगा। बाकी एक शब्द लुक इनटू भी लिखा है तो बता देता हूँ। लुक इनटू होता है साहब टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्या होता है साहब, लुक इनटू होता है, ठीक है। ध्यान रखना, कुल मिला के आंसर मेरा 57 का क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। 57 बी फॉर बॉल हो गया है। 58 देख के बताओ जरा, लेट अस नॉट आ कंफ्यूज, अच्छा नॉट आ कंफ्यूज, आर्टिकल ए क्या कर रहा है यहाँ, गलती है। लेट्स नॉट कंफ्यूज लिबर्टी, है ना, कंफ्यूज के साथ विद आता है। लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस विद दैट, लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस विद दैट, ठीक है। लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस विद दैट, तो कंफ्यूज के साथ क्या आएगा, विद आएगा, विद आएगा तो वी फॉर बॉल आएगा। कुछ ऐसा ध्यान से समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। इसको इसके साथ जो है कंफ्यूज मत करो। ही लॉस्ट द प्राइज, ही ट्राइड हिज बेस्ट। देखो भाई कंजक्शन पूछा है, अब देखो तुम्हें कंजक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है साहब, ही लॉस्ट, देखो बीच में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ लगाते हैं। ही लॉस्ट द प्राइस, उसने प्राइस को खो दिया। दो होता है हालांकि, उसने प्राइस खो दिया हालांकि ही ट्राइड हिज बेस्ट। ही लॉस्ट द प्राइज, वो प्राइस तो नहीं जीत पाया, हालांकि उसने कोशिश बहुत की थी, उसने अपना बेस्ट ट्राई किया था। मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए दो या ऑल्दो का यूज करते हैं मीनिंग के कॉन्ट्रास्ट के लिए। ऐसा होना तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा होना तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो उस कंडीशन में दो या ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई हो तो ये सही है। हाँ, एज होता है चूंकि, एज क्या होता है, चूंकि। ही लॉस द प्राइस, क्योंकि उसने बेस्ट ट्राई किया था इसलिए उसने प्राइस को लॉस कर दिया। अगर बेस्ट किया था तो जीतना चाहिए था, मीनिंगलेस। ही लॉस द प्राइस बिकॉज ही ट्राइज हिज बेस्ट। एज और बिकॉज दोनों का मतलब ही किससे निकलता है, चूंकि से निकल सकता है, मीनिंगलेस, ठीक है। नहीं, ही लॉस द प्राइस फॉर ही ट्राइड हिज बेस्ट, क्योंकि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया था इसलिए उसने अपना प्राइस खो दिया। केवल आंसर क्या बनेगा, दो ही बनेगा। जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने वाला शब्द है वो दो ही है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो साहब, आई डिड नॉट नो। भाई साहब एक बात बताओ, डिड नॉट अगर आ गया तो नो बडी कैसे आ जाएगा, गलत। बाकी समबडी तो तुम्हें पता होगा, पिछली क्लास में भी बताया, सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है ना। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नो तो आ नहीं सकता उसमें, बोले सर सम लगा ले एनी लगा ले। सम अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगाओ और सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी लगाओ। तुमने देखा कि सेंटेंस नेगेटिव है तो सम तो आ नहीं सकता साहब, एनी से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। क्या लिखा है, एनी बडी लिखा है। क्या कह देंगे आप, एनी बडी कह देंगे। आई डिड नॉट नो एनी बडी इन द पार्टी। 61 नंबर देखिएगा, साइलेंट पूछा है, ठीक है। देखो साहब, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं। नॉक में, अरे एन से पहले कभी भी के बना होगा साइलेंट ही होगा, ठीक है। देखो भाई, नॉक का के साइलेंट है, ठीक है। डेट का DET होता है, बी साइलेंट होता है डेट में, डेट डेट बोलते हैं डेट, तो बी साइलेंट है। साइलेंट किस में नहीं है, ऑरेंज में नहीं है साहब, ये पूछा गया था पेपर में। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक इज वर्थ ऑफ, वर्थी ऑफ है, देखो जरा, दिस इज वर्थ ऑफ 1000 मिलियंस। ये जो है कि इतना मिलियन के वर्थ है, उतना मिलियन के वर्थ है। भाई साहब ये लाख बार बता चुका हूँ, विच जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। विच कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये वाक्य कैसा है साहब, कॉम्प्लेक्स है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, फिर से वही बात, दो लोग हैं, सेम सेंटेंस आया पिछली बार रिपीट होके। सन और डॉटर दो लोग हैं, दो लोग एक दूसरे के फॉन्ड ऑफ हैं, किसका यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के लिए, ठीक है। पहली क्लास में ये चीज आ गई है और उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, मैं बता चुका हूँ। ईच अदर वन अनदर केवल ऑब्जेक्ट बनते हैं, मैं बता चुका हूँ। और ईच अदर और वन अनदर जो है ये दो के लिए आता है ईच अदर, और एक होता है वन अनदर, वो आता है कितनों के लिए, मोर देन टू के लिए।
वन अनदर किसके लिए आता है? मोर देन टू के लिए। दो से ज़्यादा लोगों की बात है, मैंने कहा माई सन, माई डॉटर एंड माई वाइफ आर वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर। दो से ज़्यादा की बात है वन अनदर लगाओ, दो की बात है ईच अदर लगाओ। दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, दोनों के दोनों केवल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इतना ही बहुत है याद रखने के लिए। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। एक सेकेंड, लेकिन चीफ मिनिस्टर लिखा है ना तो दिक्कत हो जाएगी साहब। रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग होता है, रेस्पॉन्सिबल टू समवन होता है साहब। रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, रेस्पॉन्सिबल टू समवन। अब यहाँ पर क्या लिखा है? समथिंग है, समवन है, चीफ मिनिस्टर है साहब। चीफ मिनिस्टर तो समवन हो गया, और समवन हो गया तो किसका यूज करोगे? टू का। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू चीफ मिनिस्टर। ठीक है साहब। नेक्स्ट, आर यू सॉरी विद फोर बाय ओवर व्हाट यू हैव डन। देखो एक बात ध्यान रखना, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए साहब? बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए होता है, प्रपोजिशन मत सोचना। क्या चाहिए होता है? कंजक्शन। विद क्या है? प्रपोजिशन। गलत हो गया। विद क्या है साहब? प्रपोजिशन है, तो ये गलत। बाय क्या है? प्रपोजिशन है साहब, ये गलत। ओवर क्या है साहब? प्रपोजिशन है, ये गलत। बोले साहब फोर क्या है? भाई फोर कंजक्शन भी बनता है और फोर क्या भी बनता है? प्रपोजिशन भी बनता है। फोर दोनों काम कर सकता है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो, कंजक्शन चाहिए तो कंजक्शन का ऑप्शन ही एक है। आंसर क्या बनेगा साहब? बी फॉर बॉल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस। अब सस्पिशियस है, सस्पिशियस का किसका यूज़ करेंगे? टू का करेंगे क्या? देखो वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं पता है तो बहुत समस्या की बात है। बहुत कॉमन है ये, सस्पिशियस टू समवन। ठीक है, सस्पिशियस टू मी। ठीक है, ये मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ठीक है, द हेड मास्टर स्पीक टू यू इज वांटिंग, वांट या वांट्स क्या? किसी का किसी बात को चाहना परमानेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है साहब? कैसा एक्शन है? परमानेंट एक्शन है, किसी किसी बात को चाहना। और परमानेंट वही बात, लव मैंने पिछली क्लास में बताया था, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, बिलीव हो गया, है ना। ये सब के सब परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शंस की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, इसलिए इनको वर्ब की कौन सी फॉर्म में बनाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए 69, अशेम्ड ऑफ। ही वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टीफ। सेंटेंस रिपीट हुआ है, पहले भी कराया है मैंने, ठीक है, कल परसों की क्लास में। नेक्स्ट देखो, स्टूड फर्स्ट वी वुड हैव गॉन टू अमेरिका। देखो सेम सेंटेंस है लेकिन रिपीट हुआ। 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ खास करके टेट वाले बच्चों से, अरे भाई एग्जामिनर बिल इतना कॉपी करता है ना पिछले पेपरों से, हद से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पिछले उठाए जाते हैं। एक वो अंटार्कटिका वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, पैसेज का कोई क्वेश्चन उठा के बिना पैसेज के दे दिया 2022 में। सोचो किस कदर कॉपी होती है। तो पुराने पेपर तो बहुत पूछे जाते हैं यार, तुम अगर प्रीवियस रिवाइज कर लो बहुत तुम्हारा फायदा होगा। बाकी एग्जाम में देखो तो पता चलेगा। नेक्स्ट देखो, ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इधर चाहिए होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो रखी है, क्या नहीं है? हैड नहीं है। तो अगर हैड नहीं है तो आंसर देख लो, हैड कहाँ है? ये रहा लो। हेड कहाँ है? ये रहा लो। हेड ही स्टूड फर्स्ट। और बाकी देखो इसके पीछे, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे इफ़ क्यों नहीं आया? आना तो ये चाहिए था, इफ़ ही हैड स्टूड फर्स्ट कॉमा आगे ऐसे का ऐसे ही। भैया आनी तो ये लाइन चाहिए थी, भाई ये आनी चाहिए थी, लेकिन इसके बदले इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके इफ़ के बदले वर आ सकता है, शुड आ सकता है, या फिर हैड आ सकता है। ये तीन चीज़ इफ़ के बदले में आती हैं। ये वाली बात पहली क्लास में समझाई है दोस्त, दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक बार पहली क्लास जाके देख लो, क्योंकि समय कम है ना। और अगर तुम रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ तो मुझे लगता है तुम तीनों ही क्लास देखोगे। अगर तुम कुछ मिस कर रहे हो तो तुम मिस कर रहे हो, मेरा तो ठीक है। आ जाओ। तो ये इफ़ और हैड मिलके हैड बन सकते हैं, और वर भी आ जाता है यहाँ पे, और जो है शुड भी आ जाता है। इस बारे में डिटेल्ड मैंने चर्चा करी है, अभी नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। फिर वही बात, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, पिछली क्लास में बताया था। स्वॉर्ड एंड पेन, स्वॉर्ड एंड पेन क्या कहेंगे? लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। अब देखो वो 2022 का क्वेश्चन था, ये 2000 किसका क्वेश्चन है? 17 का। 17 के 22 में तो 17 के बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए। द लेटर वन इज मोर पावरफुल, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट, आर्टिकल किसमें रॉन्गली यूज हुआ है? सेम क्वेश्चन है भाई साहब, एम ए। एम ए को कैसे लिखेंगे? एम से। आ क्या है? स्वर है, और स्वर के साथ क्या आता है साहब? ए या एन?
एन आता है। रॉन्गली यूज पहले वाले में ही है, यही मेरा आंसर होगा 72। नेक्स्ट देखिए साहब 73, पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखो सेम क्वेश्चन है, शुड दे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग का ही था, पहला है दूसरा क्वेश्चन पहली क्लास में तुम्हें मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है, वहां 22 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना भाई, रिपीट हुआ है 100%, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, इंसिस्ट के साथ आप ऑन का यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 75, भाई नो सुनर आ गया, अब मैं तुमसे फिर क्या बताऊं, बताओ, ठीक है। इन नो सुनर आ गया, मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही कंजक्शन के या दूसरी क्लास में ही कंजक्शन के कुछ पेयर्स बताए थे, और बहुत सारे पेयर बताए थे, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, क्लास देखोगे तो याद रहेगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नो सुनर के साथ, सुनर कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए नो सुनर के साथ किसका यूज़ करते हैं साहब, देन का यूज़ करते हैं। अगर तुम बात समझे हो तो आंसर तुम्हारा बी फॉर बॉल होगा, पेपर का क्वेश्चन जो है मैं बता चुका हूँ। आइदर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन, ध्यान रखना कभी भी आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, ठीक है साहब, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, या फिर और आ जाए, मतलब और जो आ जाए, इनमें इन चारों में आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और में दो जगह सब्जेक्ट रखे होते हैं, एक बार यहाँ रखा हुआ, एक बार यहाँ रखा हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। तो इन चारों में ध्यान रखना, हमेशा वर्ब उसके हिसाब से आएगी जो वर्ब के पास रखा है। जैसे मुझे यहाँ पे वर्ब रखनी है, तो मुझे बताओ वर्ब के पास में कौन है, चुन्नी, या वर्ब के पास में कौन है, मुन्नी। बताओ वर्ब के पास में कौन है, चुन्नी या मुन्नी। तो हमें पता है वर्ब के पास में कौन है साहब, चुन्नी है। वर्ब के पास में कौन है, चुन्नी है। अब चुन्नी सिंगुलर है तो आप क्या कहेंगे, हैज कहेंगे। चुन्नी सिंगुलर है तो आप क्या कहेंगे, हैज कहेंगे, और हैज कहेंगे तो ये आ गया हैज, ठीक है। हैज आ गया। हेड गलत है, बोले भैया हेड क्यों गलत है, हेड इसलिए गलत है क्योंकि सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन में कभी हेड का यूज नहीं होता। दो एक्शंस होते हैं ना, तो एक सेकंड फॉर्म में बनता है, एक हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। सिंगल एक्शन में कभी हेड का यूज नहीं करते, ठीक है नहीं। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल एक्शन में नहीं आता। सिंगल एक्शन में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या फिर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुल मिला के ये हो गई कहानी। आंसर क्या आएगा, हैज आएगा। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे कह देता हूँ, जैसे मैं कहता आइदर मुन्नी और हर फ्रेंड्स लॉस्ट हर पेन, हर या देयर, मैं कहना ही चाहता हूं भाई यहां पर जो वर्ब आई है, वर्ब के पास में कौन है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है, और वर्ब से दूर कौन है, मुन्नी है। अगर तुम सोचो मुन्नी के हिसाब से लगा दूं तो फिर क्या आएगा, हैज आएगा। तुम सोचो फ्रेंड्स के हिसाब से लगा दूं तो क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन ध्यान रखना इन चारों में, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और में, हमेशा वर्ब अपने पास में रखे सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। पास में कौन रखा है, फ्रेंड्स रखा है। पास में फ्रेंड्स रखा है तो फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हमारी वर्ब क्या बनेगी साहब, हैव बनेगी। दूसरी बात, मुन्नी के हिसाब से नहीं आएगा क्योंकि मुन्नी दूर रह गई। वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से। बाकी यहाँ हर नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर पेन। आइदर मुन्नी, क्योंकि आपने वर्ब प्लूरल लगाई, मतलब आप मान रहे हो कि बात भी प्लूरल की चल रही है, तो आप कहेंगे देयर पेन, ठीक है। कुल मिला के बात समझ में आई हो तो ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। भाई एक बात बताओ, तुमने मोर लगाया है, तुमसे क्या पूछा है, पॉइंट आउट द एरर, एरर पूछा है साहब। मोर इजी हो सकता है, ये बताओ पहले। इजी होता है, इजियर होता है, पहले तो ये बताओ। इजी होता है, इजियर होता है। आई कैन लर्न पोएम्स, आपने तुलना जो करी है ऑब्जेक्ट की करी है, अच्छा ठीक है, आपने तुलना करी है ऑब्जेक्ट की, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के एडवर्ब चाहिए ना तुम्हें फिर। आई कैन लर्न पोएम्स, हाँ ठीक है। देखो एक चीज़ तो ये है, वैसे तो पता नहीं, एक चीज़ तो ये है, लर्न जो है आपकी वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी आई कैन लर्न पोएम्स या फिर स्पीचेस, आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजीली, मैं पोएम्स जो है बहुत आसानी से याद कर पाता हूँ। तो ये जो आसानी से आया है, ये आसानी से पोएम या आसानी से याद कर देता है, आसानी से पोएम या आसानी से याद। तो आसानी से याद मतलब ये जो इजी आया है वो पोएम के लिए नहीं आया, इजी आया है लर्न के लिए। लर्न जो है हमारी वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। अगर वर्ब की क्वालिटी बच्चे एडवर्ब बताता है, मतलब एक बात तो पक्की है कि इजी गलत है, इजी गलत है। वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, इजी या इजीली। एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब क्या बनेगा, पहली बात तो इजीली बनेगा, पहली बात तो एडजेक्टिव वर्ब के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। दूसरी बात,
देन आया है, क्या आया है, देन आया है, तो कंपैरेटिव डिग्री आई है। तो ये जो एडवर्ब है इसको भी कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। इजीली का क्या कहेंगे, मोर इजीली। जब इजीली को कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लगा के बनाएंगे, मोर लगा के। तो सही आंसर होगा आई कैन लर्न, क्या कहेंगे, आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजीली देन स्पीचेस, मोर इजीली देन स्पीचेस। ये मेरा सही जो है फॉर्मेट होगा। गलती किसमें होगी साहब, मोर इजी में। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। सही क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट देखो, द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड। एक चीज ध्यान रखना भाई, ह्यूमन क्वालिटी एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या बताते हैं साहब, जो ह्यूमन क्वालिटी बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन क्वालिटी बताते हैं, अगर उनसे पहले दा लगा दिया जाए साहब, तो ध्यान रखना ह्यूमन क्वालिटी वाले एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगा दें तो ये एडजेक्टिव्स मिलकर प्लूरल नाउन बनाते हैं। और इनके साथ किसका यूज़ करते हैं साहब, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पुअर, पुअर ह्यूमन क्वालिटी तो है, तो अगर मैं पुअर कहता हूँ तो पुअर जो है किसी गरीब व्यक्ति को कहा जा रहा है, गरीब व्यक्ति को नहीं, गरीब व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है, पुअर पर्सन। लेकिन अगर मैं दा पुअर कहता हूँ मतलब सभी के सभी गरीब लोग, मैं कहता हूँ काइंड किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दा काइंड मतलब सारे के सारे दयालु लोग। अगर मैं कहता हूँ द रिच तो मतलब सारे के सारे अमीर लोग। ऐसे ही जो है बेसिकली द रिच, द पुअर, द काइंड, ये शब्द जो हैं एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटी बताते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो मनुष्य की कोई ना कोई प्रकार की विशेषता है, गरीब होना, अमीर होना, दयालु होना मनुष्य की विशेषताएं हैं। और ऐसे शब्दों से पहले अगर आर्टिकल दा लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, प्लूरल नाउन की तरह। और इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन पुअर से पहले दा लगाया तो वो प्लूरल नाउन बन गया, उसके साथ अलग से एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुअर्स नहीं होता साहब कुछ भी, पुअर्स कुछ नहीं होता। पहली बात तो अगर तुम पुअर्स कर रहे हो तो पुअर तो एडजेक्टिव है, और मैं अभी बता के आया हूं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन में ही एडजेक्टिव में सिंगुलर प्लूरल बनने का ट्रेट होता ही नहीं है। तो पुअर का एस नहीं बन सकता, एस नहीं लगा सकते पुअर में, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ एस लगाते ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमने एक नया लॉजिक, हमने एक नया नियम निकाला कि साहब अगर उससे पहले दा लगा दे, एडजेक्टिव से पहले दा लगा दे, तो दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर क्या बना सकते हैं, प्लूरल नाउन बना सकते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी साहब, प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमारी समझ है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ए फॉर एप्पल में गलती है। कौन से पार्ट में गलती है, ए फॉर एप्पल में। नेक्स्ट चलते हैं साहब, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड व्हाट, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, जो भी है। अब देखो फिर वही बात, अगर तुमने वो आर्टिकल का डायग्राम पढ़ा है जो मैंने रावण बनाया था पूरा, सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में जनरल या स्पेसिफिक, जनरल में नो आर्टिकल, स्पेसिफिक में आर्टिकल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर में जनरल ए एन, स्पेसिफिक है तो दा, काउंटेबल में प्लूरल, जनरल नो आर्टिकल, प्लूरल है तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे, दा का, स्पेसिफिक है तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे, दा का। ये जो बनाया था मैंने वो बहुत काम की चीज़ थी, मैं कह रहा था ना वो बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ काम पड़ेगा इसका। द प्राइम 2016 में क्वेश्चन आया, डेट देख लो 19/12/2016 को। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब पहली बात तो ये है कि कॉन्फ्रेंस जो है वो नाउन है तुम्हारा, कॉन्फ्रेंस क्या है, नाउन है। अगर तुम ये पता कर लो कि कॉन्फ्रेंस कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसेस, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो कॉन्फ्रेंस का प्लूरल बनता है। कॉन्फ्रेंस का क्या बनता है, प्लूरल बनता है। अगर कॉन्फ्रेंस का प्लूरल बनता है तो ये काउंटेबल नाउन है, कॉन्फ्रेंस का प्लूरल बनता है तो ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है, और साथ साथ में देखना जितने भी कॉन्फ्रेंस लिखे हो, शब्द लिखे हो, ये सब के सब सिंगुलर ही तो हैं। अरे कॉन्फ्रेंस का प्लूरल तो कॉन्फ्रेंसेस होगा, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है साथ में। तो एक बात क्या बताई थी तुम्हें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग हो ही नहीं सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर जनरल है तो ए या एन लेगा, स्पेसिफिक है तो क्या लेगा, दा लेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं हो सकता। सी गलत, डी गलत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तुमने लगाया क्यों नहीं भाई आर्टिकल, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगाओ। गलत हो गया, सी गलत, डी गलत, बचे दो, ए बी। जरा देखना ये ठीक है, यहां आ जाओ। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। अब मुझे फिर से एक बात बताओ, एयरपोर्ट कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल या क्या। एयरपोर्ट का प्लूरल एयरपोर्ट्स होता है, एयरपोर्ट का प्लूरल एयरपोर्ट्स होता है। इसका मतलब एयरपोर्ट तो काउंटेबल नाउन है, जिसका प्लूरल बन जाए वो काउंटेबल नाउन। एयरपोर्ट काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही बात है, काउंटेबल नाउन है। साथ में जरा देखना कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा है, एयरपोर्ट कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और मैंने फिर वही बात, सेम सेम वही लॉजिक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो एट एयरपोर्ट गलत है, एट द एयरपोर्ट क्या है साहब, सही है। और दूसरी बात, अगर एयरपोर्ट पे कहीं गए हैं तो स्पेसिफिक ही होगा एयरपोर्ट, है ना।
कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने कॉन्फ्रेंस रखी है एयरपोर्ट पे, स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। कैसा स्पेसिफिक? किसी खास एयरपोर्ट पे ही रखी होगी। आंसर बनेगा 79 का क्या? बी फॉर बॉल बनेगा साहब। चलें आगे। चलो साहब, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 माइल जो है बहुत लंबा रास्ता है। मैं तुमसे कहूँ 10 माइल्स है, चाहे डिस्टेंस है, चाहे अमाउंट है, चाहे कुछ भी है, ऐसे डिस्टेंस होता है, चाहे अमाउंट होता है। कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कोई पैसे वैसे की बात चल रही, किसी अमाउंट की बात चल रही, इन सब में यही होता है। अगर ये यूनिटी के रूप में देखे गए हैं तो इनको सिंगुलर मान लो, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअली देखे गए हैं, या इंडिविजुअली छोड़ो, डिवाइडेड कह लो, अगर ये डिवाइडेड तुम्हें लगता है ये चीज़ें डिवाइड हो गई हैं, तो इनको प्लूरल मानते हैं। इनको कैसा मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। डिस्टेंस का एग्जांपल तो ये रहा। अमाउंट का मैं दे देता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं कहता हूँ 50,000 रुपीज इज a big sum for me। 50,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी राशि है। मैंने ये कहा 50,000 रुपीज have been distributed among the poor। द पुअर का मतलब अभी बता के आया हूं, सारे के सारे गरीब लोग। तो बहुत सारे गरीब लोग थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किसको? 50,000 रुपीज को। अगर 50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए मतलब अलग अलग हुए होंगे, एक व्यक्ति को तो दिया नहीं। द पुअर का मतलब अलग अलग। अगर अलग अलग हुए हैं तो इनको क्या मानो? इसको प्लूरल मानो। किसका यूज करोगे? हैव को। मैंने कहा 50,000 रुपीज इज अ बिग सम फॉर मी, मेरे लिए बड़ी राशि है। 50,000 रुपये टुकड़ों में नहीं, इकट्ठा 50,000 रुपये। मैंने कहा मेरे लिए बड़ी बात है यार। और अगर इकट्ठा बड़ी बात है तो आर्या इज 50,000 रुपीज इज अ बिग सम फॉर मी। अगर बात समझ में आई हो तो फिर देख लो। इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, बहुत ज्यादा रास्ता है चलने के लिए। अलग अलग नहीं, इकट्ठा। और इकट्ठा है तो क्या कहेंगे? इज। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। फिर से वही बात है, ताजमहल, किसी मॉन्यूमेंट की बात करें तो ताजमहल के साथ आर्टिकल दा आएगा, ठीक है नहीं। ताजमहल इज मॉन्यूमेंट। ताजमहल किसी स्पेसिफिक, मैंने कहा कोई खास जगह है, कोई मॉन्यूमेंट है, आर्टिकल किसका यूज करोगे? दा का, है ना। तो दा का यूज करोगे तो बी गलत, डी गलत, क्या आएगा? दा आएगा। नेक्स्ट, द ताजमहल इज मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। अब मैं तुमसे पूछूं मॉन्यूमेंट से पहले, मॉन्यूमेंट मैं से स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या होता है साहब? व्यंजन होता है। और अगर कोई शब्द हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है तो उसके साथ आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो आप क्या कहेंगे साहब? ए कह देंगे, और एन जो है गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखिए, आई ट्राइड। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है। रिलीव वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कोई प्रपोजिशन आती ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, क्योंकि ध्यान रखना प्रपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब अगर रखी है तो वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है तो वो किससे जुड़ी होगी? टू से। ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर जो टू है ना, ये प्रपोजिशन नहीं है। टू प्रपोजिशन होता है, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है तो ये प्रपोजिशन नहीं होता, ये डेटिव केस है। हालांकि तुम सोचो मत ज्यादा, तुम अपने काम से ध्यान दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? टू आएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो तुम क्या कहोगे? बोले भैया टू कहेंगे। अगर तुम टू कहोगे तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, एक और है क्या? टू के साथ एक और है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो मेरा बाई गलत हो गया साहब, और मेरा इनटू गलत हो गया। अब जरा क्वेश्चन देख लो। आप कह रहे हो आई ट्राइड टू रिलीव देम देयर पॉवर्टी। मैंने उनको कोशिश करी रिलीव करने की। कहां से? कहां से रिलीव करी? रिलीव समवन ऑफ समथिंग। रिलीव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से रिलीज करना, समवन को समथिंग से रिलीव करना, किसका यूज करोगे? ऑफ का। आंसर लगा लो बी फॉर बॉल। आई ट्राई टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। उनको उनकी गरीबी से निकालने की कोशिश करी। गॉड हेल्प दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं। हु प्रे टू हिम, जो उनसे जो है प्रे करते हैं। जो टर्न टू हिम, जो उनके पास जाते हैं, जो उनकी वर्शिप करते हैं। भाई साहब, पहली बात तो यह है कि ये जो है प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब देखो कहीं लिखा होगा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब तुम्हें पता होनी चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, प्रोवर्ब ध्यान होनी चाहिए। व्हेन शी पार्टेड, व्हेन शी पार्टेड, 84 नंबर बढ़िया सेंटेंस है भाई। 84 नंबर क्या है? अच्छा सेंटेंस है। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, इसका आंसर तो फ्रॉम ही बनेगा, मैं बता देता हूं। हालांकि पार्ट, पार्ट के साथ दो प्रोपोजिशन आती है, एक तो फ्रॉम आती है और एक क्या आती है साहब? विद आती है, ठीक है। पार्ट फ्रॉम समवन, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो?
किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से अलग होने की बात चल रही है। पार्ट का मतलब किससे ही होगा? अलग होने से ही होगा। पार्ट का मतलब किससे होगा साहब? अलग होने से। ठीक है, तो किससे अलग होना? किसी व्यक्ति से अलग होना फ्रॉम है। समवन, समवन किसके लिए आएगा साहब? पार्टेड, जैसे मैं कहता हूं समथिंग, किसी चीज से अलग होना। और समथिंग में भी खास करके ध्यान रखना, जो पैसे वैसे की बात चले ना, धन वगैरह की बात चले, पैसे की बात चले, किसी धन की बात हो, पैसे की बात हो, या लग्जरी वगैरह की कुछ ऐसी बात हो, है ना, किसी ऐसी चीज़ से अलग होना हो, तो क्या होता है? पार्ट विद होता है। ठीक है साहब। अगर मैं फिलहाल सेंटेंस को देखूं, तो किससे अलग हो रहा है? किससे अलग हो रही है वो? अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स मतलब सम्मान की बात चल रही है, इसीलिए मैंने आंसर कहा कि आंसर क्या होगा? फ्रॉम होगा। अगर वो पैसे से अलग हो रही होती, अपने किसी कीमती सामान से अलग हो रही होती, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? विद का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी कि ये, अब देखो मैं तुमसे यही कहता हूँ भाई, पता नहीं मुझे, मतलब अब मेरा बहुत नया चैनल है, मैंने बहुत अभी अभी स्टार्ट किया है, ऑनलाइन अभी स्टार्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, ये क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ तुम्हारे सामने, और ये 200 प्रपोजिशन की पीपीटी पहली बन गई थी मुश्किल से। शुरू के 10 क्वेश्चन में मैंने पार्ट 8 डाल दिया। ठीक है, इससे पहले मैं 10 साल पढ़ाया भाई ऑफलाइन में, मैंने लगभग 10 साल दिए अपने ऑफलाइन कोचिंग में। तो आप ये मैं 17.5 की इससे पढ़ा रहा हूँ लगभग, ऐसे मान के चलो। जब मैं 17.5 था तो तब मैं पढ़ा रहा हूँ 17.5 से, मतलब 7 साल के आसपास मैंने ऑनलाइन दिया है, 3 साल मैंने इससे पहले अकेडमिक्स के लिए पढ़ाया। तो एक्सपीरियंस मुझे इस चीज़ का जरूर है कि भाई, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का जरूर पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, किस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस बात की मुझे थोड़ी समझ है। ठीक है, बहुत एग्जाम देख लिए, पास भी कर लिए, नौकरी भी लग गए, तो मुझे समझ है इस बात की कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात की जानकारी मुझे पूरी। तो मैंने टॉप 200 क्वेश्चन बनाए, उसमें पार्ट 8 से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डाले, क्योंकि मुझे पता था पार्ट 8 इंपॉर्टेंट है। देख, अब वही मैंने एग्जाम्पल देखा, इससे पहले की बनी हुई है पीपीटी पार्ट 8 वाली, 200 प्रपोजिशन वाली। अब देखो 2016 में पूछ लिया वो क्वेश्चन, हो सकता है अगली बार फिर से रिपीट हो जाए, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन डाला है। ऐसे मैंने कम से कम, कॉन्ग्रेचुलेट का क्वेश्चन है, इंसिस का क्वेश्चन है, जो इसमें आए हुए हैं सारे क्वेश्चन उसमें। 200 प्रपोजिशन की क्वेश्चन की एक क्लास आपको मिलेगी अभी आने वाले टाइम में, 2-3 पार्ट में। भाई जनरली उसे पढ़ के जाना, प्रपोजिशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बात की जो है श्योरिटी दे रहा हूँ, प्रपोजिशन वहाँ से बच के नहीं जाएगी। अगर बात समझ में आई हो कुल मिला के, तो पार्ट 8 के साथ क्या लगा दिया हमने? फ्रॉम लगा दिया। द ट्रेन बिफोर। अच्छा ठीक है साहब, 2 चीज़ ध्यान रखना बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड। देखो, बिफोर के बाद अगर कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और इसका उल्टा आफ्टर में होता है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आफ्टर से पहले कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बस यही ध्यान रखना है। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इसको कैसे ध्यान रखो। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आएगी, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही 2 चीजें हैं जो तुम्हें क्या रखनी पड़ेंगी साहब? ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यही 2 चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिफोर को लेकर और आफ्टर को लेकर। अब ऐसा मत करना कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो ना, दोनों में से एक तरफ देख लेना। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले पक्का आएगी, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो बाद में सेकंड फॉर्म पक्का आएगी। ऐसे ही सेम इसके साथ, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आ गया तो बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का आएगी, या बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया तो पहले सेकंड फॉर्म पक्का आएगी। ये चीज ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब तुमने देखा बाद में सेकंड फॉर्म लिखी है तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया आंसर मेरा, डी फॉर डॉग। बाकी सब खराब है, कोई चक्कर की बात ही नहीं है, टेंशन लेनी ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। देखो साहब, मेरा जो है ओल्डर ब्रदर है, 2 शब्द होते हैं साहब, ओल्डर और एल्डर। ठीक है, नहीं, एल्डर आता है साहब ब्लड रिलेशन के लिए। ब्लड रिलेशन तुम्हारा किसी से है, किसका यूज करो? एल्डर का यूज करो। ठीक है, ठीक है। जनरल जो है आपसदारी, ठीक है, सबसे बेहतर शब्द है आपसदारी, जनरल आपसदारी। जैसे मैं तुम्हें भाई कह देता हूँ, तुम्हें कोई बच्चा कोई कमेंट करता है उसको भाई बोल देता हूँ, तो तुम्हारी हमारी आपसदारी बन गई। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, सब अपना बढ़िया चल रहा है, हमारी तुम्हारी आपसदारी बन गई। तो वो जो भाईचारा है, जो आपका हमारा भाईचारा है, उसको हम ओल्डर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ओल्डर से। लेकिन हाँ, कोई मेरा ब्लड रिलेशन किसी का है, जैसे माना किसी कोई मेरा भाई है, सगा है, चचेरा है, तहेरा है, ब्लड रिलेशन है, तो उसको क्या कहेंगे? एल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डर कहेंगे, है ना। कोई किसी ओल्डर एल्डर दोनों बड़े को दिखाते हैं, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। तो लेकिन ओल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, आप किसी को ब्रदर कह रहे हो मतलब आप ब्लड रिलेशन की बात कर रहे होंगे, तो आप किसका यूज़ करो? एल्डर का यूज़ करो।
किसका यूज़ करो, एल्डर का। एक बात आपने कहा जो पिलर के पास खड़ा है लड़का, पिलर के पास में, वो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई कहने के लिए आपने एल्डर का यूज़ किया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एल्डर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है। ओल्डर, सॉरी उल्टा कह गया मैं, ओल्ड लिखा सही है, मैंने बोला उल्टा है। ओल्डर के साथ देन का यूज़ होता है और एल्डर के साथ किसका यूज़ होता है, टू का। ध्यान रखना, ही इज एल्डर टू मी, ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी, ही इज एल्डर टू मी। तो ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस चाहो तो लिख लेना, ही इज ओल्डर देन मी, ही इज एल्डर टू मी, दोनों बातें सही है, लेकिन ओल्डर के साथ देन आता है, एल्डर के साथ टू आता है, याद रखने की बात है, ठीक है। चलिए गाइस, द विलेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग, जो गांव वाले हैं वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अपनी मदर टंग को। भाई साहब कैन, एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं साहब, कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी मतलब किसी काम को कर पाने की क्षमता। आप कह रहे हो गांव वाले लिख और पढ़ सकते हैं, तो उनकी क्षमता ही तो है, किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वी डिस्कस्ड, फिर से वही बात है, डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड व्हाट, हमने क्या डिस्कस किया, द मैटर, हमने मैटर डिस्कस किया। अगर वर्ब व्हाट का रिप्लाई दे रहे मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको अलग से प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, हमने मैटर को यस्टरडे डिस्कस किया, तो आंसर सी फॉर कैट बनेगा। द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज इन स्पाइट ऑफ, अच्छा इन स्पाइट ऑफ तो बिल्कुल गलत है, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, ठीक है। क्या कह रहे हो, जो डीफ हैं, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया एक दूसरे से, साइन लैंग्वेज होने के बावजूद कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, या साइन लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। साइन लैंग्वेज की वजह से, या साइन लैंग्वेज उनका साधन था, मीन्स ऑफ जो है कम्युनिकेशन था। तो आप कहेंगे, देखो बट फॉर होता है विदाउट, बट फॉर अगर कहीं आ जाए उसका मीनिंग निकला है विदाउट, तो आप कहेंगे जो डीफ है उन्होंने बिना साइन लैंग्वेज के कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। और जो डीफ है वो बिना साइन लैंग्वेज के कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो तो सुन नहीं सकता ना, तो साइन लैंग्वेज तो चाहिए चाहिए जो भी होता है। तो विदाउट मीनिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ गलत हो जाएगा, बाय मीन्स ऑफ, मीन्स मैंने कहा मीन्स मतलब साधन, उनका साधन क्या है साहब, उनके कम्युनिकेट का साधन क्या है, साइन लैंग्वेज है ना। मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ है साधन, मीन्स का मतलब साधन से ही है यहाँ पे। बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज, किस साधन से उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया, जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया। बाकी अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू, हालांकि 19-20 हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है मीन्स, साधन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दे इनवाइटेड जया एंड आई, फिर वही बात है, इनवाइटेड वर्ब है, मैं बता चुका हूं, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां समस्या ये नहीं है कि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो नाउन को सब्जेक्ट बनाओगे तो जाया, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जाए, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें पता है वर्ब के बाद रखा है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, आई सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम कहेंगे मी। दे इनवाइटेड जया एंड मी, दे इनवाइटेड जया एंड मी। 91, वी आर वॉचिंग न्यूज, ठीक है, ना तो ए आएगा, ना दा आएगा, ना एन आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा। मैं आपसे कहूं एक बात कि न्यूज से पहले मैंने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, कोई बताएगा मुझे न्यूज से पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाया गया, या दा लगा लें, कहीं है तो नहीं। नन ऑफ दीज क्या, वी आर वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग, हाँ वी वर वॉचिंग न्यूज, हम न्यूज देख रहे थे। अब देखो न्यूज स्पेसिफिक बताई नहीं, न्यूज के बारे में कुछ बताया, कौन सी न्यूज देख रहे थे, कौन सी नहीं देख रहे थे। न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, बोले जी क्या आ सकता है, दा आ सकता है साहब, दा लगा दूं, वी वर वॉचिंग द न्यूज ऑन बीबीसी, है ना। वैसे तो एक कॉन्टेक्स्ट बन भी सकता है कि हम न्यूज देख रहे थे किस पे, बीबीसी पे, लेकिन पता है ऑन बीबीसी, बीबीसी पे न्यूज या बीबीसी पे देख रहे थे, ये बताओ, बीबीसी पर न्यूज या बीबीसी पर देख रहे थे, बीबीसी चैनल का नाम है, बीबीसी पर न्यूज या बीबीसी पर देख रहे थे, बीबीसी पर देख रहे थे, तो वॉचिंग के लिए आया है ऑन बीबीसी। इस न्यूज के लिए कोई जानकारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक जानकारी न्यूज के लिए दी ही नहीं गई। तो मैं तुमसे पूछूं न्यूज जनरल या स्पेसिफिक, न्यूज यहाँ पे जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। न्यूज यहाँ पर कैसी है साहब, न्यूज यहाँ पे जनरल है, कोई खास न्यूज के बारे में जानकारी नहीं दी गई। न्यूज कौन सी न्यूज, उस वाले मर्डर केस से रिलेटेड, उस वाली थेफ्ट से रिलेटेड कुछ नहीं बताया गया। तो ये बात समझने की है कि न्यूज जनरल है, और अनकाउंटेबल नाउन जब जब जनरल होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन जब जब स्पेसिफिक होते हैं तब उनके साथ दा आता है। फिलहाल न्यूज जनरल है, नन ऑफ दीज आप आंसर लगाएंगे, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इट टुक अस 5 hours
इट टुक अस ऑलवेज 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट। टुक अस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब बार बार की नहीं चल रही, एक बार की बात चल रही है। सेकंड फॉर्म का मतलब है एक बार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो मैं कहता बार बार कोई एक्शन होता है, तब मैं ऑलवेज कह सकता था, लेकिन अब ऑलवेज गलत है। अब ऑलवेज क्या है? गलत है। इनफ 5 आवर्स, इनफ 5 आवर्स तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। पहली बात तो इनफ का प्रयोग 5 आवर्स के साथ हो नहीं सकता। 5 भी कह रहे हो और इनफ भी कह रहे हो, है ना। 5 भी कह रहे हो, इनफ भी कह रहे हो, दोनों साथ में ही गलत है। दूसरी बात, ऑलवेज नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक बार का एक्शन है। ऑलवेज लगाओगे मतलब एक्शन बार बार हुआ, बार बार हुआ नहीं है। बी गलत, सी गलत। नियरली आप यहां कहना चाह रहे हो लगभग, क्या कहना चाह रहे हो यहां? लगभग 5 घंटे लगे। इट टुक अस नियरली जो है 5 आवर्स। नियरली कह लो, ऑलमोस्ट कह लो, नियरली कह सकते हो। अगर तुम्हें ऑलमोस्ट कहना है तो ऑलमोस्ट कह लो। लगभग 5 घंटे लगे, ये भी ठीक है। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ। भाई 6 मंथ्स जो है वो ड्यूरेशन है। क्या है ये? ड्यूरेशन है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा ड्यूरेशन कौन सा पॉइंट है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूं सिंस और फोर का डिफरेंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो जो मैंने सेट करा रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रखा है, दूसरी वीडियो है टेट वाली प्ले लिस्ट में, वहाँ मैंने सिंस और फोर बड़े अच्छे से समझाया है। बाकी ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज़ करते हैं, है ना। और कहीं पॉइंट आ जाए, और पॉइंट के लिए किसका यूज़ करते हैं साहब? सिंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। एक पॉइंट होता है जिसको सिंस कहते हैं, एक ड्यूरेशन होता है जिसके लिए 4 का यूज़ करते हैं। लंबा समय है 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ड्यूरेशन है 4 लगाओ। पॉइंट है 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, येस्टरडे, टुमारो, ठीक है। टुमारो नहीं, टुमारो के साथ सेंस नहीं, येस्टरडे, या मैं कहूँ टुडे, या मैं कहूँ कि भाई कोई डेट बता दो 19 नवंबर, कोई तुम ईयर बता दो कि 1998, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टाइम है जिसको तुम पॉइंट मान सकते हो, कोई खास स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन हुआ, उसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। फिलहाल कुल मिला के 4 ठीक है, और आंसर क्या होगा साहब? ये आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द पेन इज माइटियर। पेन जो है शक्तिशाली है किससे? भाई ये वाली देखो, ये प्रोवर्ब कई बार आ गई, तीसरी बार आया है, देन द स्वॉर्ड, ठीक है। नहीं, तलवार से ज़्यादा ताकतवर पेन होता है साहब। ही किल्ड 2 बर्ड्स। अब देखो उसने जो है 2 बर्ड्स को किल कर दिया। मैं पूछूं किससे? अब एक पत्थर से, तो विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ। तो एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, देखो ये जो 2 वर्ड्स हैं, 1 स्टोन है ना, ये वेपन है। क्या है ये? वेपन। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के वेपन का आप यूज कर रहे हो, आप उसके लिए क्या ही लगाओगे? विद। तुमने किसी को मार दिया स्वॉर्ड से, तो विद द स्वॉर्ड, ठीक है। मैंने जो है किसी को पेन से मार दिया, विद द पेन। तो अगर वेपन दिखाना है तो वेपन के लिए, कभी भी किसी वेपन की बात कर रहा हूँ, वेपन के लिए हमेशा प्रपोजिशन क्या आएगी साहब? विद आएगी, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। 95 भाई साहब खींच लाया हूँ मैं जैसे तैसे। वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वॉज, देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है मोहन्स एम्बिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मोहन्स एम्बिशन। फिर से वही बात, इन प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है लाइफ, ठीक है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लाइफ। ये आ गई आपकी वर्ब। वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती है, प्रपोजिशन के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ब से पहले एक शब्द रखा है वन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन है, सब्जेक्ट कौन है? वन। वन होता है सिंगुलर, और अगर वन सिंगुलर होता है तो वर या वॉज। बोले साहब वॉज, क्या आएगा? वॉज आएगा। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी, कहाँ रह रही है? शहर में, तो इन दिस सिटी, ठीक है। नहीं, देखो किसी शहर में रहने के लिए, सिटी के लिए या तो इन आएगा, या जगह के लिए, किसी प्लेस के लिए या तो इन आता है या एट आता है। मैं तुमसे पूछूं किसी प्लेस के लिए क्या आएगा? या तो इन आएगा या एट आएगा, ठीक है। छोटी जगह के लिए, ठीक है, नहीं, छोटी जगह के लिए एट लगाते हैं, और बड़ी जगह के लिए क्या लगाते हैं साहब? इन लगाते हैं। इन जनरल तो ऐसा ही होता है। सिटी बड़ी जगह है, आपने किसका यूज कर लिया साहब? इनका यूज कर लिया। अगर इनका यूज करा तो इन केवल यहाँ पे है, आंसर बन जाएगा बी फॉर बॉल। फिर भी तुम्हें दिक्कत है तो एक बार देख लो, 10 ईयर्स क्या है? ड्यूरेशन है। अभी बता के आया हूँ, ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? 4 का यूज करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। नेक्स्ट देख लें साहब, रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे पहली क्लास में बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द का। तो साहब द कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, ये तो मीनिंगलेस है। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद आप कहोगे मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। अब बताओ, अगर तुम किसी फैमिली की बात करो कि पूरी फैमिली में सबसे एक्टिव गर्ल जो है वो रितु है, तो वो फैमिली अननोन होगी या नोन होगी? सोच के बताओ। वो फैमिली जनरल होगी या स्पेसिफिक? कि हमारी जो फैमिली है, किसी भी फैमिली में रितु जो है सबसे एक्टिव गर्ल है। सबसे एक्टिव है मतलब आप अपनी खुद की फैमिली की बात कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक फैमिली की बात कर रहे होंगे, ऐसी फैमिली जिसको आप जानते हो। तो फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद भी ये जनरल नहीं है,
ये किसी स्पेसिफिक फैमिली की आप बात कर रहे होंगे। कई बार ऐसा नहीं दिया होता कि फैमिली के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि किसी परिवार की बात कर रहे हो कि वहाँ उस परिवार में सबसे एक्टिव है, तो हमें पता उस परिवार की बात चल रही है। अगर हमने कह दिया सबसे एक्टिव है एक फैमिली में, मतलब नॉन फैमिली है, और अगर नॉन फैमिली है तो आप ए का नहीं किसका यूज करेंगे साहब, दा का। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। ठीक है, ए फैमिली का मतलब है एक्टिव गर्ल तो है, ये पता नहीं कौन सी फैमिली में, किसी एक फैमिली में सबसे एक्टिव है। ये क्या बात हुई, जब तुम रितु को जानते हो तो फैमिली को भी जानते होंगे, इसलिए दा लगाएंगे। 99 द सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं, मार्च करते हैं। सोल्जर्स मार्च करते हैं, मार्च थ्रू द टाउन, वो मार्च करते हुए टाउन से निकले। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। ठीक है, सही है। देखो क्वालिटी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रोपोजिशन है, मैंगोज उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, क्वालिटी। क्वालिटी सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वॉज आया, सिंगुलर। ठीक है, यू ही एंड आई एम। आहा, तीन लोग हैं, यू ही एंड आई, तीन लोग हैं। एम लगाओगे या तीन लोगों के लिए आर लगाओगे? बच्चा आई को देख के एम लगा देता है। अरे तीन लोग हैं, यू ही एंड आई, तीन लोग हैं। तीन लोग हैं तो किसका यूज करोगे, तीन लोगों के लिए आर का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यही गलती है तो आप आंसर लगा लो बी फॉर बॉल। यही गलती है तो आप आंसर क्या लगा लो, बी फॉर बॉल लगा लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे जो है कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ जो है पोस्ट वगैरह डालनी शुरू करूँगा आजकल, वो कैप से रिलेटेड या फिर हम एरर से रिलेटेड डालेंगे। उसमें तुम्हें जो है निकलते बढ़ते अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो जाया करेगा। उस चीज़ को ज्वाइन कर लो। मुझसे कनेक्ट होना है, मेरी पर्सनल आईडी है निर्भय विश्नोई के नाम से, निर्भय 2 अंडरस्कोर लगा के निर्भय विश्नोई करके। वहाँ तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ मुझसे तुम्हें अगर कुछ कनेक्ट होना है तो वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। और कोई भी समस्या कोई आफत है अपना बताओ। मुझे लगता है मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। ग्रामर का मैंने काफ़ी हद तक पोर्शन कवर कर लिया है तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।